welcome you all to Socratic Debates. So today we'll be having our first session on finance and investing. In this session, we are trying to understand the basics of investing and some fundamental things that we should keep in mind. It will not be an in-depth session about any specific topic, but we will take an overall view of the everything, all kinds of instruments. So I thank Bentham sir for taking the session. Sir, please start the session. Okay. So, sir, basically in this session, we will discuss about what exactly is market, why, and what are the different opportunities that is provided by it, so that we can earn or invest our surplus or any kind of money that we want to grow. Okay. And I will provide a contrast on how investing in bank is like saving your money in bank is detrimental, because it gives far less returns while you can earn a handsome return in a very low risk scenario. Okay. तो बेसिकली मार्केट, व्हाट इज मार्केट? सपोज कि आप दो लोग हो, यू बोथ आर ट्राइंग टू बाई समथिंग. सपोज यू वांट टू बाई maybe a car or maybe a basic thing like a tennis ball. Okay, you say it's like 30 rupees. The shopkeeper says it's 40. You negotiate and arrive at a solution. Okay, so that particular price that you get and agree, that is the price of that particular tennis ball. The same happens in this equity, security, anything that you, जैसे आप कभी भी कोई भी चीज खरीदोगे तो एक दोनों के एग्रीड म्यूचुअल उस पे खरीदोगे, प्राइस पे. इससे दो कॉन्सेप्ट रिलेटेड हैं. एक है लिक्विडिटी का. जैसे आप समझिए, what happens is कि in real estate, suppose you own a land of maybe 1 acre or any kind of land. अगर आपको उसको बेचना है, you can't sell it immediately. आपने आप रात में सोए और सुबह जाके बेच दिया, ऐसा नहीं हो सकता है. बट अगर आपके पास उसके शेयर्स हैं या कुछ हैं, then you can definitely sell it. इससे क्या पता चलता है कि जो रियल एस्टेट मार्केट है या जो भी अलग अलग मार्केट्स हैं, उनमें लिक्विडिटी वेरिएशंस होती हैं. अब जैसे मैंने लैंड का एग्जांपल लिया, तो इससे ये पता चलता है कि लैंड में कम लिक्विडिटी है. उसके बाद इक्विटी में उससे कंपैरेटिवली ज्यादा एक लिक्विडिटी है. बैंक में आप पैसे डालते हो तो उसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी. आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं, आप जब मन चाहे तुरंत निकाल सकते हो उसको, तुरंत आप अपने यूज में कर सकते हो. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि आपने एंट्री तो ले ली किसी भी चीज में, उससे एग्जिट कैसे करना है, वो इसका एक बेसिक वेरिएशन. ठीक है. अब बेसिक है कि बैंक में हमको इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए, या पहले मैं बताता हूँ कि डेट और इक्विटी और इन सब में डिफरेंस क्या है. जैसे आप जानते होंगे कि डेट क्या होता है कि आपने किसी से उधार लिया. इक्विटी क्या होता है कि आपने किसी के अंदर इन्वेस्ट किया, कि यू आर सीइंग सम पोटेंशियल, यू आर गिविंग योर मनी कि हाँ ओके, दिस पर्टिकुलर बिजनेस और समथिंग विल ग्रो इन फ्यूचर, सो व्हेन इट ग्रोज आई विल रीप द रिटर्न्स. ओके, तो वैसा सीन है. उसके बाद एक होता है डेरिवेटिव मार्केट. डेरिवेटिव मार्केट के अंदर भी दो बेसिक वो हैं. दैट इज अ थोड़ा कॉम्प्लेक्स इशू, तो मे बी इफ दिस थिंग गोज गुड then we will plan a separate session on that. बट उसमें क्या होता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दो चीज होते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर. उसमें भी सेम तरीके से प्राइस डिस्कवरी होती है. बस उसमें क्या रहता है कि किसी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड चीज के ऊपर वो चलता है. जैसे मान लीजिए मैं आपको एक वो देता हूँ. पहले अच्छा मैं गोल्ड बता देता हूँ. जैसे मैंने बताया कि गोल्ड लैंड को सेल करने में काफी आपको दिक्कत आने वाली है अगर आपके पास है. बट गोल्ड को आप कभी भी सेल कर सकते हो. आपको रात में मन किया, आप सुबह जाके दुकान पे सेल कर सकते हो. मे बी आपको एग्रीड अपॉन अच्छा प्राइस उतना ना मिले जितना आपने सोचा था, बट आपको सेल करने की आपके पास वो है, अब वो अथॉरिटी. ठीक है. अब इसके कंपैरिजन में, अब जैसे मैं बताता हूँ कि बैंक में, जैसे आप लोग बैंक में या किसी में एफडी कराते हो, तो एट मैक्स कितना रिटर्न मिलता है? 5-6 इतना ही मिलता है एट मैक्स. जो बहुत ज्यादा मतलब वो होते हैं जिनके कैपिटल शॉर्ट है जिन बैंकों में, दैट दे गिव अराउंड 7% रिटर्न. तो बट इन मार्केट्स ये एक बेसिक फंडा है ना कि हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड, लोअर द रिस्क लोअर द रिवॉर्ड. तो बैंक में आपके पास कोई भी रिस्क नहीं है कि आपका पैसा डूबने नहीं वाला है, दैट यू आर
इन मोस्ट केसेस सर्टेन अबाउट, तो उसमें आप जाते हो 5-6% फिक्स रिटर्न लेते हो एंड देन यू कीप इट। बट अब जैसे हमने इन्फ्लेशन वगैरह तो आई गेस यहाँ सब जानते ही है अच्छे से। अब अगर 7% कोई रिटर्न दे रहा है बैंक, दैट 7% इज लाइक अबव पार, एंड दैट टू इन अ डेवलपिंग कंट्री। ओके, तो अब उसमें अगर इस समय का जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज अराउंड 6.5, तो आफ्टर ईयर यू आर जस्ट अर्निंग 1% और 0.5%। तो ये उतना सफिशिएंट नहीं है। इसके कारण हम लोग वी मूव टुवर्ड्स इक्विटी। ओके, अब इक्विटी की तरफ मूव करते हैं। तो इक्विटी, जैसे मैंने बताया कि इक्विटी होता क्या है कि सम पीपल शो बिलीव इन अ पर्टिकुलर कंपनी, ओके दिस कंपनी विल डू वेल, सो आई विल परचेज अ क्वांटिटी ऑफ दैट कंपनी, मतलब अ पीस ऑफ दैट कंपनी, दैट इज इक्विटी। ओके, अभी तक किसी को कोई डाउट या कुछ? If anybody wants to speak, you can please raise your hand. The admins will unmute you. ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो अब इसके बाद बहुत आता है वो क्वेश्चन कि वेयर वी शुड इन्वेस्ट। ओके, कि ठीक है इन्वेस्ट करना चाहिए, बट आखिर करना कैसे चाहिए, पता कैसे करेंगे कि इन्वेस्ट कहाँ करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक बेसिक है कि थोड़े बहुत चार्ट देखने पड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे चार्ट का भी फंडा है कि देर आर बेसिकली, आप जैसे मार्केट में जब आओगे तो देर आर टू सेट ऑफ पीपल, one that believe in fundamental analysis, other believe in technical analysis. Okay, so those who, but ऐसा नहीं होता कभी कि कोई भी बंदा सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को देखे कि सिर्फ फंडामेंटल्स ही अच्छे हैं या वो भी अच्छा है। ठीक है, तो दोनों चीज देखते हैं, तो उसके बेसिस, बट जो चीज प्रीडोमिनेंट होती है उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं। अब जैसे बेसिक बताता हूँ कि सपोज आपको एक दिस इज अ निफ्टी चार्ट, और इसको हम लोग कैसे समझेंगे। अब पहले मैं, इससे पहले निफ्टी क्या होता है पहले मैं ये समझा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे हर कंट्री के इंडेक्सेस होते हैं। ठीक है, वो इंडेक्स क्या शो करता है, एक ब्रॉड ओवरव्यू कि दैट वो कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, अभी उस कंट्री के जो टॉप स्टॉक्स हैं उनका एक वेटेड एवरेज निकाल के वो बताती है। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते होगे कि ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे ये जो S&P 500 है, ठीक है, ये शो करते हैं कि यूएस के 500 टॉप स्टॉक्स का जो एवरेज वो चल रहा है, मतलब उनका एक वेटेड एवरेज इंडेक्स है, वो बताता है कि S&P 500 एक जैसे इंडिया का जो निफ्टी था दैट स्टार्टेड एट अराउंड 90 इन मिड 1990s। ठीक है, और वो स्टार्ट हुआ था 1000 रुपीज से। आज ये निफ्टी चल रहा है 18,000 पे। तो आप अगर समझो कि इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड जस्ट 1000 रुपीज इन दैट टाइम, अगर आप कुछ ना भी करते तो 18,000 रुपए आज हो जाता वो वैसा। अब जैसे मैंने निफ्टी का बात किया, तो निफ्टी इज अ इंडियन इंडेक्स। इंडेक्सेस बहुत सारे होते हैं, बट प्राइमरी इंडिया में दो इंडेक्स है, निफ्टी एंड सेंसेक्स। सिमिलरली यूएस में तीन मेन इंडेक्स हैं, नैस्डैक, डाउ और S&P 500। और इसी तरह से ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे इंडेक्सेस हैं अलग अलग कंट्रीज वगैरह के। तो बट वी डोंट फोकस मच अपॉन देम। थोड़ा बहुत आपको अगर आइडिया लेना रहता है तो इन सब से देख सकते हैं, यूरोपियन और यूएस मार्केट से। फिर एक अच्छा रिसोर्स मैं बता देता हूँ अगर किसी को अच्छा थोड़ा फॉलो करना है या वो, एक तो ये मनी कंट्रोल, अच्छा वो लाइक इट गिव्स अ वेरी स्पीडी एंड टाइमली information about what's going in the market. Other is one more, Zerodha Pulse. Okay, this, ठीक है, ये भी अच्छा देता है न्यूज वगैरह। तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि अब निफ्टी कैसे हम लोग वी विल एनालाइज की कैसे निफ्टी किधर जा रहा है। उसके पहले मैं ये बताता हूँ कि हमको किसी, देखिए
कभी भी अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो यू हैव टू डेवलप पर्सपेक्टिव ऑन टू बेसिकली डोमेन्स, एक मैक्रो लेवल पे और दूसरा माइक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल में क्या होता है कि वी टेक इनटू कंसिडरेशन की जीडीपी नंबर वगैरह क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, यूएस का फेडरल रिजर्व से हमारा रिजर्व बैंक है, सिमिलरली यूएस का फेडरल बैंक होता है। यूएस को मदर ऑफ ऑल मार्केट कहा जाता है, यूएस शेयर मार्केट इज मदर ऑफ ऑल मार्केट। तो अगर कभी यूएस मार्केट में फॉल आता है, अनलेस वी आर डूइंग एक्सेप्शनली ब्रिलियंट, वी विल ऑल्सो फॉल। जैसे अभी मैं इसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा। तो जैसे मैं एक ये समझाता हूँ चार्ट वगैरह समझाने से पहले आपको, कि सपोज कि आप कभी एनालाइज करना है कि इंडियन मार्केट एक ब्रॉड टाइम में किधर जाएगा, इट विल गो अप और इट विल गो डाउन, ठीक है। तो उस इंडियन मार्केट ही नहीं, कोई भी दुनिया का मार्केट जो भी आपको समझना है उसके लिए बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, ठीक है। जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, दीज आर डेवलपिंग कंट्रीज। जापान, साउथ कोरिया, दीज आर डेवलप्ड एंड मैच्योर्ड कंट्रीज। तो इसमें क्या होता है कि देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इज वेरी लेस कंपेयर टू कंट्रीज लाइक इंडिया, जिसका बेस ही कम है, उसको ग्रो करने में काफी ज्यादा आसानी होगी विद द काइंड ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्सेट्रा इंडिया हैज। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि ओवर अ लॉन्गर टर्म इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ऊपर ही जाने वाले हैं बिकॉज दे वांट टू ग्रो। अब इसका एक कंपैरिजन बताता हूं। जैसे यूएस में एप्पल है, एप्पल इज नियरली 2.3 ट्रिलियन डॉलर कंपनी। इंडिया के मोस्ट ऑफ द शेयर मार्केट में जितने स्टॉक हैं उनका लगभग 50 to 60% वो अकेले, 70% अकेले एप्पल एक अकेला कंपनी है। बट वी आर 1.3 बिलियन पीपल। तो जब हमारे परचेजिंग पावर वगैरह बढ़ेंगी तो आवर कंपनी विल ऑल्सो अर्न एंड इट विल ऑल्सो ग्रो। तो इसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ता है कि हाँ इंडियन मार्केट्स बहुत ऊपर जाएंगे। इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि इस समय जैसे यूएस के मार्केट हैं वो काफी नीचे गिरा हुआ है, जबकि इंडिया है, इंडियन मार्केट्स इस समय ऑल टाइम हाई पे है। ओके, जैसे ये देखिए आप, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये वेबसाइट जो है ये ट्रेडिंग व्यू है, काफी अच्छी वेबसाइट है आपको चार्ट वगैरह देखने के लिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखो, नाजडाक का जो ऑल टाइम हाई है दैट इज अराउंड 16,700 के करीब, और करेंटली वो चल रहा है 11,900 समथिंग। तो इट्स लाइक अराउंड 30 to 40% अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, मतलब कि इतना ज्यादा नीचे गिरा हुआ है नास्डैक। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप अभी मोस्ट ऑफ लोग तो तैयारी वगैरह कर ही रहे हैं, तो उनको ये पता ही होगा कि जैसे अभी यूएस में रिसेशन वगैरह का बहुत फियर है, इन्फ्लेशन रेट्स बहुत हाई है। कोविड के टाइम में इन्होंने बहुत सारा सरप्लस कैश वगैरह सर्कुलेट कर दिया था, जिसके सामने इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा पंप इन हो चुका है। तो उन सब के कारण मार्केट काफी यूनानिमसली, देखिए लास्ट 21st, यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा कि ये 29 नवंबर को 2021 नास्डैक अपना हाई बनाया था 16,700 समथिंग का, और आज के दिन ये इतना नीचे गिरा। बट इसके कॉन्ट्रास्ट में इस समय ग्लोबल इकोनॉमी की बहुत हालत खराब है, बट फिर भी इंडियन मार्केट्स अपने ऑल टाइम हाई पे हैं। कभी भी ये देखिए 21 लगभग उसी टाइम, नवंबर के टाइम जब हमने यूएस मार्केट देखा था, तो लगभग उसी टाइम देखिए इंडियन मार्केट्स 18,600 समथिंग पे थे यहाँ कहीं, और आज भी 18,600 समथिंग में है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा मार्केट विच इज अ डेवलपिंग कंट्री, देयर इज अ फेयर चांस कि इफ वी प्लेस अ ट्रेड इन अ डिसेंट ब्लू चिप कंपनी। ब्लू चिप का मतलब होता है कि कंपनी जो काफी स्टेबल है, अच्छे पैसे कमा रही हैं, देयर इज अ लेस चांस ऑफ देम डिफॉल्टिंग। तो ये सब ब्लू चिप कंपनी, इसके एग्जांपल हो गए जैसे रिलायंस हो गया, अदानी वगैरह ब्लू चिप स्टॉक नहीं है, क्योंकि देयर इज अ वेरी मच वेरिएशन और वो न्यूज फ्लो के कारण वो बढ़ता है। बट
रिलायंस, SBI, HDFC बैंक, दीज आर ब्लू चिप स्टॉक, मतलब बहुत अच्छे। तो ऐसा है। इसके बाद हम लोग ये देख सकते, अभी तक किसी को कोई डाउट है क्या? अगर है तो कैन यू एक्सप्लेन दिस? जो है ये निफ्टी के बगल में 50 लिखा है, ये क्या सिर्फ लाइक इट्स द अमाउंट ऑफ कंपनीज जैसे नास्डॉक के बगल में, या फिर S&P में 500 लिखा होता है, दैट्स जस्ट द नंबर ऑफ कंपनीज, द वेटेज एवरेज इज टेकन? हाँ हाँ, एग्जैक्टली इसमें यही है कि निफ्टी 50 मतलब कि जो इंडियन इंडेक्स है उसके टॉप 50 कंपनीज, जैसे उसी तरह से नास्डैक के अंदर टॉप 100 कंपनीज, S&P के अंदर 500 कंपनीज। ओके, वो वही चीज है कि कितनी कंपनीज को इसने वो किया है, कंप्लेन मतलब होता है ना, कितनी कंपनी को एक साथ मतलब उसका डेटा अपने अंदर ले रहा है। तो आप जैसे इसका कंपोजिशन वगैरह भी होता है निफ्टी का, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे तो सिर्फ, हाँ चाहिए, जैसे ये सारी जो कंपनीज हैं, दीज फॉर्म द निफ्टी 50 इंडेक्स। जो आप जानते, मोस्ट ऑफ द कंपनीज का नाम आप सुने होंगे, क्योंकि दीज आर द मतलब मतलब प्रीमियम स्टॉक्स, मतलब इंडिया में जो है सारी अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो इसी तरह सेम होता है नास्डैक में, यूएस की जो टॉप 100 कंपनीज, और ये जो होता है टॉप का यहाँ पे मतलब है ना, दिस इज रिलेटेड टू मार्केट कैप। ऐसा नहीं कि कोई कंपनी बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर रही है या मतलब बहुत अच्छे कस्टमर खुश हैं तो उनको निफ्टी 50 में इंट्रोड्यूस कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये दिस इज सोलली डिपेंडेंट ऑन कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात हुई है तो ये बता दो, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का बेसिक मतलब होता है कि उस कंपनी के कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और उस एक का प्राइस कितना चल रहा है। ठीक है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। ये भी एक अच्छा, ये भी समझ लिया, यहाँ पे भी कोई देख सकता है स्क्रीन पे भी वगैरह, कि टोटल उसका वैल्यू कितना, अगर आप उसके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और उस कंपनी का बेसिकली नेटवर्थ, वो मार्केट कैप बताता है। ठीक है, और कोई डाउट? इसका इसका रेवेन्यू से कोई लेन देन नहीं है ना, मतलब स्टॉक मार्केट का ही वैल्यू है ना, मतलब पर हाँ शेयर हाँ कितना वैल्यू है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्टॉक, ठीक है ना बस। हाँ, जी जी, रेवेन्यू से कोई मतलब नहीं है। बट क्या होता है कि जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ता है तो वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ता है, मतलब इनडायरेक्टली वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। बट जैसे आप अगर फॉर्मूले वाइज जाएंगे तो नहीं है उसका कोई लेना देना, क्योंकि कंपनी का जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा उतना ज्यादा वो प्रॉफिट बनाएगी और उतना ज्यादा उसका शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मार्केट कैप भी बढ़ेगा। वैसा इनडायरेक्ट रिलेशन है, ऐसा कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सर। जी, और किसी को कोई डाउट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं फिर। एक ये है कि आप कई जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं मार्केट में, कि आप म्यूचुअल फंड के तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, कि यू इन्वेस्ट इक्विटी। क्या है इक्विटी? मतलब ऐसे मैंने बताया कि यू आर ओनिंग अ परसेंटेज ऑफ अ कंपनी, दैट इज सिंपली इक्विटी। अब आप इस ओनरशिप को किस मेथड से लेना चाहते हो, उसके दो तीन तरीके हैं। जैसे आप या तो डायरेक्टली जाओ और किसी ब्रोकर में अकाउंट खोलो, जैसे 5 पैसा हो गया, ये सब ब्रोकर है। ठीक है, ठीक है, जीरोधा हो गया, ये सब ब्रोकर है सारे। इनमें जाइए, आप अकाउंट खोलिए
एक एक कंपनी का इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीद लीजिए, जैसे रिलायंस, एक्सिस बैंक वगैरह, जिसका भी खरीदना हो खरीद लीजिए। दूसरा मेथड है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद लीजिए, जैसे ये म्यूचुअल फंड हो गया। तो आप कोई भी एक म्यूचुअल फंड खरीदे तो वो ऑलरेडी इन सब कंपनीज के शेयर्स खरीदा रहता है, तो अपने खुद की ओनरशिप का कुछ परसेंटेज आपको दे देता है, मतलब आपके तरफ से कुछ पैसा आपका इन्वेस्ट कर देगा। तो एक इसका मतलब क्या होता है कि देर इज अ फंड मैनेजर सिटिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, ही विल टेक योर मनी, ही विल चार्ज सम अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, कि कुछ तो बैठा है आपका इन्वेस्ट करने के लिए, भाई कुछ तो पैसे लेगा, तो वो आपके बिहाफ पे पैसे इन्वेस्ट करेगा, उसका कुछ चार्जेस लेगा। तीसरा मेथड है ईटीएफ्स का। ईटीएफ्स क्या होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ठीक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में क्या होगा कि यही सेम म्यूचुअल फंड टाइप के चीजें रहेंगे। और एक चीज और थी कि म्यूचुअल फंड्स को आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अभी तुरंत, मतलब ऑन, जैसे मार्केट का एक टाइमिंग होता है, सुबह 9:30 से 9:15 से शुरू होता है 3:30 तक, ओके। तो अगर आप इस बीच में म्यूचुअल फंड्स आपके पास हैं तो आप तुरंत नहीं बेच सकते, तुरंत उसको लिक्विडफाई नहीं कर सकते। बट अगर ईटीएफ्स हैं आपके पास, ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड्स ही रहते हैं, कोई और बंदा उसको हैंडल करेगा, वो भी एक्सपेंसेस चार्ज करेगा आपके, बट आप उसको नॉर्मल शेयर्स की तरह वो कर सकते हो, खरीद बेच सकते हो। एक मिनट मैं लॉग इन करता हूँ फिर बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आपको लाइव दिखा देता हूँ। सर वो म्यूचुअल फंड का वो भी बता दो, लाइक आई हैव एक्सपीरियंस दैट कि लॉक इन पीरियड का मोस्टली लोगों को पता नहीं रहता वो वाला सीन। हाँ हाँ, ओके ओके, गुड पॉइंट। तो क्या होता है कि ये सब जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि अगर वो आपका बंदा कोई सामने वाला है, वो आपका पैसा लगा रहा है, कहीं इन्वेस्ट कर रहा है, तो जरूरी नहीं होता है कि आप जिस टाइम में सोच रहे हो उसी टाइम में आपको वो रिटर्न बना के दे दे। तो उसके केस में क्या कहते हैं वो लोग कि एक पर्टिकुलर टाइम तक वो उस पैसे को कहते हैं कि हमारे पास ही रहेगा, अगर आपको मान लीजिए इससे पहले निकालना है तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। यही सिंपल सा चीज है। जैसे आप एफडी वगैरह में भी देखते होगे तो जनरली लॉक इन पीरियड होता है एक, वही सेम टाइप का होता है ये भी। इसमें भी यही होता है कि आप अगर 1 साल से पहले, या जो भी सबका अलग अलग रहता है, किसी का 6 महीना, 1 साल, 2 साल ऐसे भी होता है। तो अगर आप उस टाइम से पहले आप कहते हो कि मुझे पैसा वापस चाहिए, तो वहां पे वो लोग कहेंगे कि ओके, आपको चार्जेस मुझे दे दो, मैं आपको पैसे वापस दे देता हूँ। सर आप स्टॉप लॉस कितने लगाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी ज्यादा फ्लक्चुएटिंग रहता है तो। हाँ हाँ, वो उस पे आई गेस हम लोग फिर से सेशन लेंगे, क्योंकि वो काफी, वैसे बता देता हूँ। जैसे ओके, देखिए, तो सपोज ये आपको ये निफ्टी में ही ट्रेड लेता है, तो आप निफ्टी में पहले एज सच कोई ट्रेड नहीं ले सकते हो। आपको एक दूसरा वो है निफ्टी बीज, ये सिर्फ देखने के लिए निफ्टी। या तो आप निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हो, फ्यूचर ऑप्शन एक चीज होता है, या तो आप उसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो, या तो फिर एक दूसरा प्रोडक्ट होता है निफ्टी बीज, उसको खरीद सकते हो। तो अब समझिए, जैसे मैंने ये 5 मिनट का चार्ट लगा दिया, अब मुझे पता करना है कि ये जो निफ्टी वगैरह है ये कहाँ तक जाएगा, या इसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्टॉप लॉस, ये सब क्या है। तो इसके लिए देखिए, इसका कोई फिक्स्ड वो नहीं होता है कि ओके मैंने बोल दिया यही है। वो आपको रियल टाइम सिनेरियो में उस समय आपको करना रहेगा, उसको अडाप्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये एक ट्रेंड लाइन है, इससे क्या होता है, अब आप देखिए जैसे मार्केट यहाँ पे था अराउंड 18,600 के लेवल पे, यहाँ पे ये आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। मतलब अब अगर ये यहाँ पे आता है एक बार नीचे, तो क्योंकि पिछले 2-3 बार इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, तो वी एक्सपेक्ट इट कि इट विल टेक सपोर्ट हियर अगेन।
सपोर्ट या रेजिस्टेंस का सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। बट अब कल को अगर न्यूज आ जाती है कि रशिया ने यूक्रेन पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया, तो ये पूरा शैटर हो जाएगा। वो ऐसा कोई मतलब फिक्स्ड नहीं कि अगर यहाँ पे पहले हुआ है तो अभी भी होगा, ठीक है, वो सब डिपेंड करता है। और जैसे मान लीजिए, जैसे आपने स्टॉप लॉस का पूछा, तो क्या होगा, मान लीजिए मैं कोई ट्रेड लेता हूं। अब वो ट्रेड जो है, ये देखिए 5 मिनट का चार्ट है। सपोज मैंने यहाँ पे खरीदा था अराउंड 18,659 पे। मेरी ट्रेंड लाइन कहती है कि मेरा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड इस लेवल पे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैंने लगा दिया स्टॉप लॉस, ये हिट हो जाएगा, और बट उसके बाद भी देखिए मार्केट ऊपर गया है, ओके। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कोई फिक्स्ड वो नहीं है। अब स्टॉप लॉस का और एक अच्छा तरीका है कि आप थोड़ा सा, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, इसके आप थोड़ा सा पीछे लगाओ, क्योंकि क्या होता है जनरली कि ट्रेंड लाइन को हमेशा ये टच करते ही हैं, ये जो कैंडल्स हैं। तो आप सपोज आपने यहाँ पे लिया, ठीक है, इसके लिए रुकिए मैं एक क्विक कॉल ड्रॉ कर देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ। ओके ओके, अब देखिए, जैसे सपोज ये, इसको कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ओके। तो इसमें क्या होगा कि सपोज मैंने यहां कहीं पे ट्रेड ले लिया 18,675 के आसपास, ठीक है। अब ये बताता है, ये कुछ मैथमेटिकल नंबर्स हैं, कैलकुलेशन, उनके बेसिस पे ये टूल बना हुआ है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसका ये मानना होता है कि सपोज आप, ये जो लाइंस हैं, रिट्रेसमेंट लाइंस होती हैं, कि इन पर्टिकुलर लेवल्स पे सपोर्ट होता है या रेजिस्टेंस होता है। तो अब देखिए, जैसे मार्केट, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैक्सिमम यहीं तक नीचे जाए, और इसके नीचे जाए भी तो मुझे लॉस नहीं बुक करना है, मेरे रिस्क रिवॉर्ड के खिलाफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा कि 18,647 इज माई स्टॉप लॉस। और मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट, पहला टारगेट ये हो सकता है 18,691, दूसरा टारगेट हो सकता है ये ऊपर वाला अराउंड 18,727। इस तरीके से होता है। बट ये हो गया ट्रेडिंग। तो बट अभी अगर जितने लोग बिगिनर हैं वो थोड़ा अभी ट्रेडिंग पे नहीं, इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि क्या होता है कि आप लगा दोगे बट उसके लिए थोड़ा आपको ज़्यादा समझना पड़ेगा। और इसी बात में मैं बता देता हूँ कि जैसे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। कि बेसिकली जैसे मैंने बताया कि आप आते हो, एक कंपनी का ओनरशिप परचेज करते हो, दैट इज इन्वेस्टिंग। आप आते हो इस मोटिव से कि मैं आज ये शेयर खरीद लेता हूं, कल या परसों में बेच दूंगा, या आज खरीद के मैं आज ही बेच दूंगा, दैट इज ट्रेडिंग। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ दैट कंपनी, यू आर जस्ट taking advantage of like what is the movement of prices। वही जैसे कि सिंपल सा है कि जैसे आपने कोई चीज 100, आपको एक डील मिल रहा था, आप कहीं रोड पे जा रहे थे, एक बंदा आपको दिख गया जो सस्ते में टमाटर दे रहा था, सो यू पिक्ड इट अप, ओके। आपने 10 रुपीज खरीद दिया, मार्केट रेट चल रहा है 20, जैसे ही आपको 20 का प्राइस मिला आप बेच दिए। आप नहीं इंटरेस्टेड हो कि मैं इसको ज्यादा टाइम तक रखूंगा या घर पे ले जाके सब्जी बनाऊंगा, ओके। तो दिस इज ट्रेडिंग, इसमें यही होता है, ये बेसिक है। अब जैसे मैंने बताया कि, अच्छा अभी तक किसी को कोई डाउट? सर, जैसे आपने कहा ना कि वो प्रेडिक्शन करना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है, कुछ भी अकरेंस हो गया न्यूज़ का, तो उसके रिगार्डिंग वो एक रिसर्चिंग स्टॉक या फिर स्टॉक सर्चिंग वाला ऑप्शन भी होता है ना? सर मतलब वैसा है, जैसे मैंने ये बताया कि आपको, आप जो ट्रेड ले रहे हो उसमें आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जैसे, अब जैसे मैं दिखाता हूँ कोई, सपोज
इसमें से कुछ इशू आ रहा, छोड़िए। सपोज मैंने कोई एक शेयर खरीदा, सपोज रिलायंस। अब मुझे इसका फंडामेंटल थोड़ा समझना है कि ओके, क्या ये स्टॉक वर्थ इट है मुझे खरीदने के लिए। मैं कैसे समझूंगा कि इसको मुझे खरीदना चाहिए? तो इसके लिए मैंने एक तो बेसिक वो बताया था कि ब्रॉड ओवरव्यू क्या चल रहा है, जीडीपी, डेवलपिंग, डेवलप्ड और इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में कैसा चल रहा है। जैसे समझिए, अभी आप कुछ दिन पहले, आई थिंक 2-3 महीने पहले, ऐसा कुछ न्यूज था ना कि यूएस इंटरेस्ट रेट यूएस फेड जो है बार बार इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा था। तो एवरीथिंग दैट हैपेंस अराउंड यू, देयर इज अ इम्पैक्ट ऑन मार्केट। ओके, अब ये इम्पैक्ट कैसे होता है कि सपोज आपने ऐसे बताया कि ये कैसे आप डिसाइड करोगे, रिसर्च वगैरह करोगे ना। तो सपोज आपने रिलायंस खरीद के रखा हुआ है, कल को ऐसा होता है कि यूएस का फेड कहता है कि मैं इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहा हूं। अब अगर इंटरेस्ट रेट यूएस मार्केट हाई कर, यूएस का फेडरल बैंक अगर हाई करेगा तो उससे होगा क्या, इसका पहले आप इम्प्लीकेशन समझिए। उसमें क्या होगा कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है जैसे कि इंडिया, चाइना वगैरह, इनमें क्या होता है कि मोस्ट जो पैसा होता है वो जनरली इन सब जगहों से आया रहता है। जैसे बड़ी बड़ी वो होते हैं, हेज फंड्स वगैरह होते हैं और बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे फेसबुक, ये लोग भी, जैसे आपने देखा होगा जियो वगैरह में इन्वेस्ट किए थे लोग बहुत सारा। तो उसमें क्या होता है कि इन लोग को लगता है कि अगर यूएस का सेंट्रल बैंक हमको 4-5% रिटर्न सिर्फ हमें पैसा वहां एफडी कराने के लिए दे रहा है, तो वाई शुड आई टेक रिस्क इन इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, जिसमें कल को कहीं क्या पता दंगे हो गए या कुछ भी हो गया तो मेरे को लॉस होने के चांसेस है। तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट से पुल आउट कर लेते हैं पैसा, उसके कारण वो लोग सेल करते हैं। बट अब जैसे आपने रिलायंस लिया हुआ है, यू नो कि ये कंपनी अच्छी है, ये जो ये समय है, दिस इज अ साइकिल ऑफ बिजनेस, कुछ समय बाद वही इन्वेस्टर्स वापस आएंगे, तो यू शुड होल्ड इट देन। ये वही मैंने बता रहा था कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी भी तरीके से स्टॉक ले सकते हो। बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे आप कुछ स्टॉक्स को रख सकते हो डिविडेंड पाने के लिए, कुछ स्टॉक्स को रख सकते हो कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, कुछ स्टॉक्स को स्पेकुलेट कर सकते हो। सपोज कि कल आप उस कंपनी का रिजल्ट्स आने वाले हैं, आपको लगता है कि आप सोचते हो कि इस साल बहुत गर्मी पड़ी, लोगों ने बहुत पेप्सी पी होगी, तो यू विल बाई अ शेयर ऑफ वरुण बेवरेजेस करके है कंपनी जो पेप्सी बनाती है इंडिया में। तो आप ये मार्केट को एनालाइज नॉर्मल डेली लाइफ से समझ सकते हो कि हाँ ओके, ये कंपनी अच्छा कर रही है, आई शुड बाई दिस कंपनीज स्टॉक। ऐसा। सर यही पूछ रहे थे या कुछ और? हाँ सर, सर समझ गया। और सर Earlier you were mentioning about blue chip companies, no sir. So how are we supposed to identify a blue chip company? I mean, I'm new to all this market related stuff. Like, how do you identify? Like, based on the Nifty or how? ओके, तो जैसे ब्लू चिप का मैंने बताया, जनरली क्या होता है, ब्लू चिप कंपनी वो कंपनी है जिसका रेवेन्यू, प्रॉफिट, दीज आर ऑल हेल्दी। जैसे क्या होता है, जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं, आप उसके बाद मुझे बताना। एक कंपनी है जो 100 रुपए का बिजनेस कर रही है, जिसमें उसको 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और 70 रुपीज वो एक्सपेंसेस में दे रही है। दूसरी कंपनी है जिसको 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपए वो रेवेन्यू में दे रही है एक्सपेंसेस में। तो इनमें से कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है, आप बताइए। Maybe the one with more profit. हाँ, Hmm. तो Hmm. इस तरह से। अब इसके बाद क्या होता है, ये एक डायमेंशन हो गया। मतलब कभी भी आप कोई पोजीशन या ट्रेड या कोई भी कंपनी आइडेंटिफाई कर रहे हो, दैट इज नॉट यूनिडायरेक्शनल या यूनिडायमेंशनल, इट्स मल्टी डायमेंशनल। मतलब आप बहुत सारे चीजों को एक साथ समझोगे। जैसे एक ये होगा कि ठीक है ओके, अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे रिलायंस है वर्सेस पेटीएम है, ठीक है। पेटीएम का रेवेन्यू है मान लीजिए 200-400 करोड़, उसका प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, माइनस में चल रही है, -300 करोड़ उसका लॉस चल रहा है। ऑन
अदर हैंड रिलायंस इसका 5,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 1,000 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इसमें डेफिनेटली जो आप देखोगे कि रिलायंस इज अ बेटर कंपनी। अब आपने पूछा कि ब्लू चिप स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसका जो एक बेसिक सा मतलब है कि वो जो निफ्टी 50 का चार्ट इंडेक्स है, द 50 कंपनीज जो निफ्टी को बनाती हैं, दीज इटसेल्फ आर अ ब्लू चिप कंपनी। ओके, ये जितनी भी है इनमें सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज कोई, मतलब ब्लू चिप कंपनी कोई कंपनी नहीं होती है, इट्स जस्ट अ नेम कि हाँ ये कंपनी निफ्टी 50 को फॉर्म करती है और अच्छी कंपनी है, उसका मार्केट कैप इतना है, दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड। जैसे जैसे आप स्क्रीन देखो, इन्फोसिस हो गया, यू नो कि इट इज अ गुड कंपनी, ओके, इट विल मेक प्रॉफिट इन अ लॉन्गर रन, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई कि आप कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन ग्रोसरी वगैरह ये सब करोगे ही, तो ये सब इस तरह से आपको रियल टाइम सिनेरियो में समझना पड़ेगा। टीसीएस, इस तरह से एसबीआई, तो ये आप जो जो भी आपके आसपास एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स हैं, या जिसको आपको लगता है कि हाँ ओके दीज आर कंपनीज दैट विल सस्टेन अ फॉलिंग या मतलब रिसेशन मार्केट या कोई भी मार्केट, जैसे अभी कोविड आया था, जितनी भी आपने बड़ी कंपनियां सुनी होंगी अच्छी, दे सर्वाइव्ड इट, बट बहुत सारे छोटे या मीडियम स्केल बिजनेसेस थे वो कोलैप्स कर गए, इस तरीके से। सर डिविडेंड क्या होता है? मतलब मैंने ये टर्म सुना है बट समझ नहीं पाई कभी मैं। ओके, तो जैसे डिविडेंड क्या होता है कि सपोज, लेट मी जस्ट, ओके, तो देखिए डिविडेंड का मतलब होता है कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, फिर वो कंपनी जब प्रॉफिट बनाती है तो इट शेयर्स अ पार्ट ऑफ इट विद द इन्वेस्टर्स। जैसे एग्जांपल, जैसे मुकेश अंबानी हो गए, ही ओन्स अराउंड 49% ऑफ रिलायंस। इसका मतलब है कि जब भी रिलायंस पैसा कमाएगी और वो उस पैसे को बांट, देखिए कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है, दे हैव टू ऑप्शंस कि वो पैसा फर्दर उस बिजनेस के एक्सपेंशन में लगाए या तो उस प्रॉफिट को अपने जो ओनर्स या इन्वेस्टर्स हैं उनमें बांट दे। तो ये जो डिविडेंड है ये सेकंड वाला है कि मतलब जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको बांट देती है, उसका कुछ पोर्शन। तो जैसे मान लीजिए रिलायंस में 100 रुपए प्रॉफिट आया, उसका कहता है कि मैं 50 रुपए डिविडेंड में बांट दूंगा। अब उस 50 रुपए में से 25 रुपए जाएगा सीधे मुकेश अंबानी के पास, क्योंकि ही इज द 50% ओनर ऑफ रिलायंस, और जो बाकी बचे 25 रुपए हैं उनमें बाकी सारे लोग के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्या होता है कि जैसे सपोज डिविडेंड है, तो डिविडेंड जब आपके पास आता है तो वो सीधे बैंक अकाउंट में आता है। जैसे आपको समझिए, आप जैसे ये शेयर खरीदते हो ना, तो आप सीधे ऐसा नहीं कर सकते कि बैंक से या किसी से खरीद सको। ये सब जो ब्रोकर्स हैं इनके डीमैट अकाउंट्स होते हैं, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट्स, ओके, तो वो उनमें खरीदते हो आप। डिविडेंड्स जो आते हैं वो सीधे कंपनी आपके बैंक अकाउंट में भेजती है। तो फिर क्या होता है, जिस दिन डिविडेंड आता है उस दिन जितना वैल्यू डिविडेंड आया उतना ही वैल्यू उसका स्टॉक प्राइस कम हो जाता है। आई थिंक ये थोड़ा हैवी हो जाएगा, बट बेसिक यही है कि डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है उसका अ पार्ट ऑफ इट इट इज डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स टू इट्स शेयर होल्डर्स। ओके सर, समझ गई मैं। एनी मोर डाउट? सर कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट, क्योंकि सर क्वेश्चंस आखिरी में ले लेते हैं, नहीं तो सेशन बहुत खींच जाएगा। ओके ओके सर, बेंथम सर एजेंडा में देख। हाँ हाँ ओके। तो फिर इसके बाद अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि ब्रोकर वगैरह, कि ठीक है आप अकाउंट अगर आपको शुरू करना है तो आप किसके साथ ओपन कर सकते हो अकाउंट और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए 2-3 ब्रोकर्स हैं, मैं रिकमेंड कर देता हूँ। पहला ये जीरोधा है, ये अच्छा ब्रोकर है। ये इसमें जैसे आप इक्विटी में अगर ट्रेड करते हो
अच्छा, अब ये शुरू हुआ तो मैं ये भी बता देता हूँ कि 2-3 तरीके से ट्रेड होता है इक्विटी में भी। एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे मतलब कि आपने सेम डे खरीदा, सेम डे खरीदा, सेम डे बेच दिया, इसको इंट्राडे कहते हैं। दूसरा होता है फॉर लॉन्गर टर्म, उसको डिलीवरी कहते हैं। तो आपने सपोज आज एक शेयर खरीदा और उसको कल परसों या 1 साल 2 साल या कभी बेचे ही ना, तो ये डिलीवरी है। तो इंट्राडे में जनरली जो ब्रोकर्स होते हैं वो अराउंड 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करते हैं, ठीक है। बट डिलीवरी जो होती है जनरली फ्री होती है। तो आपको अगर शुरू करना है तो आप जीरोधा के साथ शुरू कर सकते हो, इसमें फ्री रहता है। बट इसमें शायद 250 रुपीज शायद ज्वाइनिंग के टाइम देना पड़ता है। तो आई विल प्रोवाइड अ बेटर ब्रोकर, 5 पैसा या और भी मैं लिंक या वो कुछ प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये सब देखिए, अब जैसे बहुत सारे एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होता है कि एक तो ब्रोकरेज होता है, दैट सोनली गोज टू द ब्रोकर। मतलब जो मैंने 20 रुपीज बताए, ये खरीदने पे बेचने पे दोनों पे लगेगा, दैट विल गो टू ब्रोकर। इसके अलावा बहुत सारे चार्जेस होते हैं, जैसे एसटीटी, ठीक है, डिलीवरी डीपी चार्जेस, फिर जितने भी चार्जेस लगते हैं उनके ऊपर जीएसटी लगता है। तो ये तो आप देख सकते हो, पहले आप इन्वेस्टिंग शुरू करोगे तो ये आपको अपने आप समझ आएगा। वो आप जब भी आप ट्रेड करोगे तो उसके बाद एक रिपोर्ट आती है, ओके ये आपने ट्रेड लिया, ये उसके एक्सपेंसेस। ज्यादा कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए आप 10,000 का शेयर खरीदते हो तो उसमें 20-30 कितना 50 रुपए के करीब लगेगा तो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है, जैसे मैंने, सर डेरिवेटिव बता दूं क्या या रहने दो, लंबा है। सर एक मैं बोल ब्रॉड दीजिए, ओवरव्यू शॉर्ट देता में ही हूँ। बोल दीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ब्रॉड ओवरव्यू सपोज कर कि लीजिए। जैसे 2 तरीके के वो होते हैं। ये जैसे मैंने बताया कि इक्विटी में ट्रेड करना है, मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करना, दैट इज वन पार्ट। अब अगला जो पार्ट है वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में। तो फ्यूचर, ये तो मैं ये एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि ये आप एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग या जो भी आप कहना चाहो कैसे कर सकते हो। ये थोड़ा डिफरेंट है। जैसे सपोज, ओके, तो सपोज जैसे मैं कहता हूं कि अभी मार्केट हमने देखा था, ये निफ्टी 18,696 पे चल रहा है, ठीक है। और मैं सोच रहा हूं कि मैंने मार्केट को एनालाइज किया, चार्ट वगैरह सब देख के, और मुझे लगता है कि मार्केट अगले 1 साल तक अराउंड 16,000 से लेके 22,000 तक के रेंज में रहेगा। तो इस केस में क्या होगा कि मैं एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगा। उसमें 2 चीज होती हैं, कॉल और पुट, ठीक है। तो मैं अगले साल का 21,000 का कॉल ऑप्शन सेल करूंगा और 17,000 का पुट ऑप्शन सेल करूंगा। अब इससे क्या होगा, आप पहले क्रक्स समझ लीजिए। इसका जो बेसिक एक समरी है वो ये है कि अगर मार्केट 16,121 से ऊपर रहता है, 21,879 से नीचे रहता है, इस रेंज में रहता है, तो मेरे लगभग 2 लाख के इन्वेस्टमेंट पे मुझे 43,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ये इसको कहते हैं ऑप्शन में ट्रेड करना, ठीक है। ये ऑल टुगेदर एक पूरा डिफरेंट ही डोमेन है। आई थिंक वी विल टेक अ डिफरेंट सेशन इफ टाइम परमिट्स। तो इसको मैं उसमें समझा दूंगा अच्छे से। और जो नेक्स्ट टॉपिक है, सर एक बेसिक डाउट था, मतलब जी जी ऑप्शंस इज बेसिकली काइंड ऑफ डेरिवेटिव राइट, डिराइविंग जी इट्स जी वैल्यू फ्रॉम निफ्टी इंडेक्स, ऐसा कुछ कह रहे हो क्या हाँ आप? हाँ हाँ, निफ्टी ही नहीं, कोई भी इंडेक्स होता है। जैसे आप रिलायंस का भी ऑप्शन होता है, एचडीएफसी, मतलब किसी भी एक अंडरलाइंग एसेट रहेगा उसके अंदर। जैसे आप यहाँ देख रहे हो सेलेक्ट इंडेक्स या स्टॉक, तो आप कोई एक स्टॉक उठाए, जो भी, मतलब ये क्या होता है जनरली, जो अच्छी कंपनियां होती हैं, टॉप 100 150 कंपनीज जो निफ्टी में है, उनके ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं। उनमें आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो कि आपने लिया, एक पॉइंट लिया, कहा कि ओके मैंने चार्ट वगैरह देखा, जैसे सब, अब जैसे ये चार्ट है
मैं ये चार्ट देख के ये कंक्लूजन निकालता हूँ कि ओके, मार्केट जो रहेगा अगले 1 साल तक अराउंड 21,000 के नीचे रहेगा। तो मैंने ये 21,000 का कॉल सेल कर दिया, और मुझे लगता है कि 17,000 के तो ऊपर ही रहेगा, तो मैंने 17,000 का पुट सेल कर दिया। इसमें मेरा लगा लगभग 2 लाख रुपए, और अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे 43,000 का प्रॉफिट होगा। ये तो अराउंड 22%। अब ये देखिए, ये बहुत ही लेमैन स्ट्रेटेजी है, वेरी सिंपल, वेरी कुछ नहीं करना है इसमें। अब आप सोचिए कि अगर आप 1 साल तक पैसा बैंक में रखते हो, यू आर जस्ट अर्निंग 5.5 6 एट मैक्स 7, बट इजिली आप यहाँ पे कर सकते हो, इजिली आप यहाँ पे 23% के करीब कर सकते हो, और दिस इज द लाइक इजिएस्ट स्ट्रेटेजी कि आप कुछ मतलब कुछ इसमें तो कुछ है भी नहीं, तो वैसा है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो मार्केट देता है आपको। आई थिंक इतना, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। वी कैन लाइक एक्सप्लोर मोर क्वेश्चंस एंड आंसर। हाँ, actually, I think this is sufficient for today. We can open the floor for like questions and answer. सर आपने फ्यूचर्स बंद नहीं बताया ना शायद? हाँ सर वो फ्यूचर, वो भी कॉम्प्लेक्स। जैसे बेसिकली फ्यूचर क्या होता है, मैं अच्छा समझाता हूँ। फ्यूचर का मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर डेट, जैसे ये आप देख रहे हो एक्सपायरी, ठीक है। एक्सपायरी का मतलब होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कब एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। इसका मैं एक रियल टाइम एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज आज आप यू आर परचेजिंग एंड सपोज मोबाइल, या 1 क्विंटल आपको यू वांट टू परचेज वीट। दैट वीट एज्यूम कि इट्स प्राइस टुडे इज 1,000 रुपीज। आप कहते हो कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आई विल परचेज इट ऑन दिस डेट 28 दिसंबर, और उसके लिए आप कहते हो कि ठीक है मैं इतना प्राइस दूंगा। दिस इज फ्यूचर, सिंपल। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आप उस हिसाब से करते जाओगे। बेसिकली ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि 28 दिसंबर को इसका प्राइस कितना रहेगा। यही है फ्यूचर, सिंपल सा। सर इस पे एक अच्छा सेशन रख देंगे, कॉम्प्लेक्स है वो बहुत। ठीक है सर, ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है। Guys, if anybody has any other question, then please ask, or you can also type in the topic of finance. सर आप कौन सा ऐप यूज कर रहे वैसे हो? बेंथम सर, would you like to share? Sirin ma'am, please go ahead. कुछ नहीं सर, कंटिन्यू। आप जीरो तो यूज कर रहे हो क्या? आई वाज आस्किंग। नहीं, मैं 5 पैसा, जीरोधा पे भी है अकाउंट, बट आई जनरली इन्वेस्ट विद 5 पैसा का। वो काफी अच्छे वो है उनके प्रोडक्ट्स, बट जीरोधा अच्छा है, उससे कर सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ, ये लॉग इन करके दिखाता हूँ यूजर इंटरफेस। 2 मिनट का, गिव मी अ मोमेंट। नहीं सर, इट्स Bentham ओके। sir, if you are comfortable, would you like to share any of your personal losses or personal gains or any of your personal stories about investing? कैसे स्टार्ट किया था, क्या लर्निंग मिला, मतलब एनीथिंग दैट यू वुड लाइक शेयर, कुछ हाँ भी। श्योर सर, श्योर सर, मैं दिखाता हूँ। ओके, तो बेसिकली आई एम इन्वेस्टिंग फॉर लाइक फ्रॉम 2018, फ्रॉम लाइक फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज। ओके, so today it's like nearly 5 years मुझे इन्वेस्ट करते करते हो गया है। तो ये है जर्नी, और मैं 1 मिनट लॉग इन करता हूँ तो मैं बताता हूँ आपको। एंड सर जैसे कोविड का टाइम था, तो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर होल मार्केट। उसमें क्या होता है कि मार्केट पूरा गिर जाता है,
गिर गया था, बट इफ यू नो हाउ टू हैंडल देन देयर इज नॉट मच प्रॉब्लम इन इट, वैसा है। सर हाँ हाँ, जस्ट ओके। हाँ, तब से अगर कोई और डाउट हो तो बताइए किसी के पास। सर एक दो डाउट्स कॉमन है थोड़े से, मैवरिक हम्म सर एंड ऋषि सर ने पूछा हुआ है कि आई वांट टू स्टार्ट इन्वेस्ट, तो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट करूँ? शुड आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक या फिर ब्लू चिप कंपनी, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सर आई थिंक मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि अभी जैसे सिनेरियो है, मार्केट काफी ऊपर चल रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में। और फिर उसमें क्या होगा कि दे विल आपका पैसा मैनेज करेंगे, बट मेन पर्पस ये है ना कि आपको खुद से सीखना है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि छोटा छोटा अमाउंट लेके जो भी आपके आसपास की अच्छी कंपनीज दिख रही हैं उनमें आप इन्वेस्ट कर दो, और उसके थ्रू आप धीरे धीरे सीख जाओगे, तो दैट विल बी बेटर। और ये जैसे मैंने बताया ना कि टेक्निकल एनालिसिस और ये दैट इज पूरा एक डिफरेंट डोमेन है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप कहीं पे भी जाओ और एक सर्च कीजिए टेक्निकल चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वगैरह। तो वो पूरा डिटेल में वहाँ पे बहुत सारे कैंडल पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि ये जो हमने कैंडल वगैरह देखी थी ना, तो सपोज ये हर कैंडल का नाम है ऐसा, कुछ हैमर होती हैं, कुछ मतलब बहुत सारे होती हैं। तो देयर इज लाइक मोर देन 100+ नेम्स ऑफ कैंडल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल। तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको एक समझ में आएगा। जैसे कभी भी जैसे ये जो बड़ी जो कैंडल बनी ना, तो इसके बाद ही हमको साफ समझ में आता है कि ओके मार्केट इतना वीक है यहाँ पे कि वो गिरेगा ही। मतलब उसके बाद देखिए कहीं पे भी इतनी बड़ी कैंडल बनेगी ना, देखिए जैसे अब ये वाला था, सेम चीज इधर इतनी बड़ी कैंडल ऊपर के लिए बनी ना, तो इससे हमको कॉन्फिडेंस आता है कि ओके जब एक बार में इतनी बड़ी कैंडल बन सकती है तो मोस्ट प्रॉब्ली टुमारो भी बनेगी। तो उसका देखिए मार्केट यहाँ और ऊपर गया और ऊपर चलता चला गया, यहाँ तक गया है मार्केट। मतलब समझिए 18,692 से लेके 18,890 तक गया है। उसी तरह से देखिए ये है, यहाँ पे अगर किसी ने सेल किया होता, ये वाले से तो आप डिसाइसिव नहीं हो पाओगे क्योंकि ये बहुत छोटी कैंडल है, उसमें उतना स्ट्रेंथ नहीं है। बट ये है, यहाँ से मार्केट यहाँ गया, अगर आप यहाँ पे भी एकदम एज पे भी सेल करते हो ना, तो यू आर सेलिंग इट और 18,711, और आप उसको बाई कर सकते हो अराउंड 18,647। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट था कि जैसे नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि हमको कोई भी चीज बेचने से पहले उसको सेल करना होता है, ठीक है। बट मार्केट में ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है आप उसको पहले ही बेच दो। अगर आपको लगता है उस चीज का प्राइस नीचे गिरने वाला है तो आप उसको पहले ही बेच दो और बाद में खरीद लो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट, आप प्रॉफिट कब बनाते हो? जब आपने सस्ते में खरीदा हो और महंगे में बेचा हो, यही बेसिक फंडा है। बट मार्केट में ऐसा कुछ मैटर नहीं करता कि आपने पहले खरीदा या पहले बेचा है। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो यहीं पे सेल कर दो मार्केट को, एंड देन यू कैन बाई इट अगेन हियर, ऐसा। ये है। सर इज ये दैट पॉसिबल हम्म कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपना यूज मतलब अपनी आईडीज बना सकते हैं, लाइक 5पैसा, जिथोरा हाँ और आई फॉरेस्ट जितने भी डेफिनेटली, प्लेटफॉर्म है? डेफिनेटली सब पे आप बना सकते हो। वो ओके। क्या होता है, बट जनरली आप देखिए एक दो दो तो होने चाहिए, बट हम्म। ज्यादा रखेंगे तो क्या होता है कि जैसे बैंक्स वगैरह चार्ज करते हैं ना कि एनुअल मेंटेनेंस फी वगैरह,
तो ये लोग भी चार्ज करते हैं अराउंड 200-500 के ऐसे के बीच में, वैरी करता है। तो आप जितने रखोगे तो उतना आपका चार्ज भी करेंगे ये लोग। ओके, तो ये थैंक यू फंडा सर। है। हाँ। एंड सर वन मोर क्वेश्चन, कैन यू, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, आप मुझे एक बार बता दोगे कि ये चार्ट कैसे रीड करते हैं, लाइक अप एंड एक्चुअली डाउन मैंने रेड वो एंड ब्लू? पूरा बताया नहीं है, बट कि चार्ट कैसे रीड करें, बट ये बेसिक बता देता हूँ कि जैसे ये रेड कैंडल है ना, तो ये रेड कैंडल हाँ का जी। मतलब होता है कि वीकनेस या मार्केट नीचे जा रहा है, कम हुआ है, गिरा है। ग्रीन कैंडल मतलब कि ऊपर मार्केट जा रहा ऊपर है। उठ रहा है। ओके। और ये सब जो स्पेसेस रहते हैं ना बीच में, जैसे ये है, इसको गैप अप कहते हैं या इसको गैप डाउन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो लाइन दिख रही है इसको ट्रेंड लाइन कहते हैं हम लोग जनरली। उसको क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, किसका बेसिक बता देता हूँ। कि सपोज मुझे, मान लीजिए आज अगर 28 नवंबर होता और मुझे ट्रेड लेना होता, तो मैं कैसे ड्रॉ करता इसको मैं ड्रॉ करता, यहाँ पे सपोज ड्रॉ करता, तो मैक्सिमम जो कैंडल्स हैं उनको टच कराते हुए ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन। जैसे ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये देखेंगे आप तो ये मैक्सिमम कैंडल्स को टच कर रही है, मतलब वो मैक्सिमम दिखा रही है कि हाँ ये जो है ये ज्यादा अच्छा वो है, ट्रेंड है। मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता था, इसको ऐसे भी कहीं, या जैसे भी, बट ये फिर ऊपर की ट्रेंड लाइन हो जाती है। इसे वही डिफरेंस है जैसा मैंने बताया ना कि मतलब जब भी आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो उसमें ये ध्यान दो कि मोस्ट ऑफ द जो कैंडल के बार्स हैं वो टच होने चाहिए, तभी वो सही, मतलब वो आप समझ में आएगा आपको कि ओके इट इज अ गुड ट्रेंड लाइन और नॉट। थैंक यू सर। मैं 1 मिनट में वो टैब से ज्वाइन करता हूँ, एक्चुअली इसमें कुछ इशू हो रहा है। ओके सर, बट उस पे कुछ ऑडियो का दिक्कत हो सर जाएगा। ऐप तो इको हो जाएगा सर। हम्म। हाँ मतलब ठीक है सर, तो अब क्या करें, मैं ट्राई, या तो आप रिकॉर्डिंग बंद कर दो, मैं फिर देखता हूँ। ओके ठीक है सर। हाँ, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच बेंथम सर फॉर ऑल योर एनलाइटनिंग इन्फॉर्मेशन। अभी हम लोग ऐसे और सेशंस करेंगे एंड द वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन विल बी अपलोडेड ऑन यूट्यूब। तो जिसको भी शेयर करना हो शेयर करें, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।